हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीहू एंड वेलकम टू माय चैनल पीहू चौरसिया। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था औद्योगिक युग। उसकी कुछ पॉइंट्स और कुछ टॉपिक्स को हमने क्लियर कर लिया था। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक जो है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि भारत पर ब्रिटेन जो है पूरी तरीके से आधिपत्य कर चुका है और हमारे यहाँ से जितना भी कच्चा माल है वो अपने देश ले जाते हैं और उसका माल बनाकर भारत में तथा अन्य देशों में उसका व्यापार करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में जैसे जैसे अलग अलग कंपनियों ने अपनी जो है कंपनियां स्थापित की थी, जिसमें सबसे पहले जो कंपनी स्थापित करने वाले लोग थे वो पुर्तगाली थे। उसके बाद डच आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए और लास्ट में जो है वो ब्रिटेन आया। तो सब ने अपनी अपनी कंपनियों को भारत में स्थापित किया है, लेकिन अंत तक जो बना रहा वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में जो स्थापित की गई थी ब्रिटेन के द्वारा या ब्रिटिशों के द्वारा। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 ईस्वी में भारत में स्थापित की गई। और क्योंकि ये ब्रिटेन ने स्थापित की थी इस कंपनी को, तो अभी हमने बताया कि जितने भी पुर्तगाली, फ्रांस और डच, इन लोगों ने जो कंपनियां स्थापित की थी, ब्रिटेन या ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सारे ही लोगों को यहाँ से हटा दिया। धीरे धीरे करके उन सब लोगों को यहाँ से भारत से हटा दिया है और भारत पर सिर्फ अपना आधिपत्य स्थापित किया और कुछ शर्तें भारत पर लागू करी उन्होंने, जैसे कि भारत केवल जो है ब्रिटेन से ही व्यापार करेगा। इसके अलावा वह किसी भी तरीके का मोल भाव नहीं करेगा, मतलब जितने रेट में वो लोग डिसाइड करेंगे उतने ही रेट में उस माल को ख़रीदना है और उनको देना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो कि बिना मोल भाव के उनको ये सामान जो है उनको बेचना पड़ेगा ब्रिटेन को। तो बेसिकली वो लोग यहाँ से क्या ले जाते थे, कच्चा माल ले जाते थे और अपने देश में उसको रॉ मटेरियल को उसको फाइनल गुड्स बनाकर जो है भारत तथा अन्य देशों में उसको बेचते थे। नेक्स्ट टॉपिक है बुनकरों की स्थिति। तो जो बुनकर थे, भारतीय बुनकर थे, बेसिकली उसमें उन पर कई तरीके का प्रभाव पड़ा इनके आने पर। जैसे कि पहला क्या था कि भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरीके से एकाधिकार कर लिया। इट मीन्स कि वो किसी भी तरीके से अब अन्य कंट्रियों के साथ व्यापार करने से उनको रोक रहे थे। सेकंड ये है कि जो बुनकर थे, यहाँ थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप, बुनकर जो थे उन पर टोटली प्रत्यक्ष रूप से उनका नियंत्रण जो है उन्होंने स्थापित कर लिया। वो किसी भी तरीके का अन्य खरीदारों से उनको व्यापार नहीं करने देते थे और अगर वो किसी भी तरीके का व्यापार कर रहे हैं तो इस चीज़ पर वो निगरानी रखा करते थे। इसके लिए उन्होंने गुमास्ता नाम का एक कर्मचारी नियुक्त किया गया था और उस गुमास्ता नाम के जो कर्मचारी है उसका काम क्या था कि जो ये बुनकर हैं वो अन्य किसी व्यापारी से, अन्य किसी देशों से व्यापार ना करें, इसकी निगरानी रखता था वो। और वो जो है एक वेतनभोगी था, एक वेतन के रूप में उसको रखा गया था। उसको हर मंथ जो है वेतन मिलता था इस काम के लिए। इसके अलावा क्योंकि अब गुमास्ता नाम का जो कर्मचारी है वो बुनकरों पर निगरानी रख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन दोनों के बीच में जो है टकराव होता था, लड़ाई होती थी और बुनकरों को इस स्थिति इस तरीके से ख़राब हो रखी थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अगर वो जितने भी रेट में उनको मतलब उनके सामान के लिए उसे बहुत कम रेट देती थी, तो बहुत कम कीमत पर वो उन्हें अपना सामान मजबूरन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचना पड़ता था। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में मैनचेस्टर का आना। तो 19वीं सदी के शुरुआत में क्या हुआ, भारत में निर्यात की कमी क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि इन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया था कि वो किसी अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा, केवल भारत के और ब्रिटेन के बीच में ही व्यापार होगा। तो जो आंकड़ा जो है 1811 और 12 के बीच में जो था निर्यात का 33% जो हमारे पास था परसेंटेज, वो 1850 और 51 में आते आते 3%, मात्र 3% रह गया। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन के निर्माताओं के दबाव के कारण सरकार ने ब्रिटेन में एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई। उसका मतलब ये था कि इंग्लैंड में या ब्रिटेन में जो वस्तुएं बन रही हैं वो केवल वहीं बेची जाएंगी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी इस बात या इस ड्यूटी को लागू किया गया
और उनको यह कहा गया कि ब्रिटेन में जो भी चीज़ें बनेंगी वो भारत में भी सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकर के सामने कुछ समस्याएं आई हैं। जैसे पहला था, उनका जो एक नियत जो बाजार था उनका, वो ढह गया। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर जो किसी से व्यापार करते थे, किसी व्यापारियों के साथ जो व्यापार करते थे, वो सब जो एक प्रोसेस जो चल रहा था वो सिस्टम सारा ख़त्म हो गया। सेकंड पॉइंट ये है स्थानीय बाज़ार का संकुचित हो जाना। जो वही सेम चीज़ ये है कि वो जो अपने लोकल लोगों को, लोकल व्यापारियों को जो सामान बेचते थे, ख़रीदते थे उनसे, वो सब चीज़ें क्या हो गई, बहुत लिमिटेड हो गई। क्योंकि अब क्या हो गया, उनको सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटेन या ब्रिटेन के व्यापारियों को ही सामान बेचना है। नेक्स्ट क्या है कि क्योंकि भारत जो है सूती वस्त्र के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पर कपास की खेती अच्छी मात्रा में होती है और ब्रिटेन के लोग यहाँ से कपास जो है, कच्ची रुई जो है ले जाते थे यहाँ वहाँ से, और अपने देश में जाके उसको कपड़ा बनाकर बेचा करते थे। तो अब भारत के ही बुनकरों को के साथ क्या होने लगा कि जो अच्छी कपासें थी उनको ईज़िली नहीं मिल पाती थी। वो इसलिए क्योंकि वो सारा जो कपास है वो कौन ले जा रहा है, ब्रिटेन के लोग। इसके अलावा जो बची कुछ ही जो कपास हुआ करती थी, जो ठीक नहीं थी, है ना, जो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं थी, वो उनको भी भारतीय बुनकर उनको बहुत ऊंची रेट में ख़रीदते थे। तो स्थिति इस कदर जो है बिगड़ चुकी थी। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो ये है कि भारत में कारखानों की शुरुआत कैसे हुई है या कब हुई है। तो सबसे पहला कारखाना जो है भारत में सूती वस्त्र का स्थापित किया गया 1854 में, वो मुंबई में स्थापित किया गया। इसके बाद जो है जूट का कारखाना स्थापित किया गया, और उसके बाद 1860 में एंग्लिन मिल स्टार्ट किया। एंग्लिन मिल क्या होता है, ये एक सूती वस्त्र मिल होती है जो बेसिकली कानपुर में अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की गई है। तो एंग्लिन मिल आपको समझ में आना चाहिए कि सूती वस्त्र का ही एक मिल है। फिर उसके बाद क्या है, अहमदाबाद में भी सूती वस्त्र का जो है मिल स्टार्ट किया गया, और मद्रास में सबसे पहले जो मिल स्थापित की गई थी उसमें 1874 में जो है उत्पादन शुरू किया गया। तो बेसिकली क्या है, कारखानों की शुरुआत जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पर अंग्रेज़ों के द्वारा कर दी गई है, सो दैट कि वो अपने जो है भारत में ही उस वस्तु को बनाकर उस वस्तु को भारतीय लोगों को ही हाई रेट पर बेच सकें। तो इस तरीके से जो है अंग्रेज़ों ने भारतीयों का एक्सप्लॉयटेशन किया है, शोषण किया है। और हम इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।